स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कॉमर्स के सिलेबस को उठाया है, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग पोर्शंस को चालू किए हैं। हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस के इंट्रोडक्शन तक पढ़ा दिए गए हैं। आगे की वीडियो जल्द ही आपको मिलेंगी और साथ ही हम लोग कॉमर्स की MCQ टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी तक हम लोग 6 पेपर करा चुके हैं। वो सारी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं कॉमर्स का MCQ टेस्ट 7। देर न करते हुए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, दिया है पहला क्वेश्चन, हु हैज मॉडिफाइड मैस्लो हायरार्की लेवल्स ऑफ नीड्स एंड डेवलप ERG मॉडल। तो आप सब लोग को पता होगा कि मोटिवेशंस के कुछ सिद्धांत हैं, उसी सिद्धांतों से ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो जिसमें आप लोगों को पता होगा कि मैस्लो ने एक हायरार्की लेवल का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने चीज़ों को कितने स्तर पर बांटा था, 5 स्तर पर बांट दिया था। और पांचों स्तर को क्या कहा था कि जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उनकी मोटिवेशन के जो टूल्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको अभी पैसे की यानी नौकरी नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ नौकरी मिल जाए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के लिए कुछ मिल जाए। तो आपका जो भौतिक या फिजिकल सेटिस्फैक्शन होता है वो पहले लेवल पे होता है। फिर उसके बाद आपको क्या होता है कि आप सेकंड लेवल पे जाते हैं, तो आप सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं कि आपकी जो जॉब्स है वो सिक्योर हो जाए और आपकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो अब क्या हो जाए, स्टेबल रहें। और आप अपनी नौकरी को क्या करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये आपकी नीचे से आपकी चौथी रहती है। फिर आप जब सिक्योरिटी के बारे में हो जाते हैं, तो ये आपका तीसरा पॉइंट दिया था मैस्लो ने, उसमें दिया था सोशल। तो सोशल का मतलब ये है कि आपका सोशल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि जो आपके किसी कंपनी के CEO वगैरह होते हैं, उनको पैसे की कमी नहीं होती है, उनकी सिक्योरिटी भी एकदम फुल होती है कि उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। बट वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, वो अपने एक रेपुटेशन पे आ जाते हैं। वहाँ वो सोशल्स यानी कि वो सोचते हैं कि हमारे समाज में ज़्यादा ख्याति हो। जैसे अंबानी है, ये लोग पैसे के लिए नहीं भूखे हैं, ये लोग क्या है, सोशल्स यानी कि समाज में इनका क्या हो, वर्चस्व बना रहे, इसके लिए वो लोग लगते हैं। तो वो चीज़ उनको मोटिवेशन करेगी। उसके बाद आती है एक आपका सेल्फ आपका यानी कि आत्मसम्मान की बात करें, जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो वो चीज़ आपका क्या आता है, चौथे पे आता है। और सबसे आखिरी आता है आत्मसिद्धि, या कह सकते हैं कि सेल्फ अप्रूवमेंट से भी ज़्यादा क्या महत्व होता है कि अब आपके पास जो भी आपको जीवन में बचा हुआ है वो आप सब करने को सोचते हैं। तो इस तरीके से मैस्लो ने 5 चीज़ों में मोटिवेशन को बांटा था और ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। इसी पांचों को क्या करके एक ERG मॉडल बनाया गया। वो कौन बनाया, इसी को वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो पहला दिया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग, फिर दूसरा है डेविड मैकलेन, फिर है डगलस मैकग्रेगर या केल्टन एल्डरफर। तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केल्टन एल्डरफर ने ERG थ्योरी का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और उन्होंने ही इस हायरार्की मॉडल को संशोधन करके जो 5 लेवल था उसी में हम लोग क्या कर दिए, इसको 3 लेवल कर दिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन D, इसका राइट आंसर है। तो अगर हाँ इसकी ERG का फॉर्म अगर आप कह रहे हैं, ERG का पहला यानी E बराबर होता है आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, E माने एग्जिस्टिंग नीड, या जो आवश्यकताएं हैं सबसे बड़ी। फिर दूसरा आपका जो R दिया है वो है आपका रिलेटेड नीड, जो अन्य रिलेटेड नीड्स होते हैं। और आपका जो G दिया है वो ग्रोथ नीड्स होता है, जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। तो E बराबर होता है आपका एग्जिस्टेंस नीड, जो है वो बनी रहे। फिर आपका है रिलेटेड नीड, फिर आपका है ग्रोथ नीड। तो इस तरीके से इसमें इन्होंने 3 भागों में मोटिवेशन को बांट दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिस द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो दिया है कि
कार्यशील पूंजी प्रबंधन के गुणवत्ता पहलुओं पर निम्नलिखित में किसका अधिक महत्व होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्विक वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल या नन ऑफ अबव? तो इसमें हम क्वेश्चन बहुत से चीज़ें बताए भी हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करा दे रहे हैं कि देखिए, एक संस्था जो होती है उसके संचालन के लिए दो प्रकार की कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है करंट कैपिटल। तो जो फिक्स कैपिटल होती है उसके लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए या दीर्घकालीन प्रतिपूर्तियों को पूरा करने के लिए फिक्स कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। पर जो रोज़मर्रा की खर्चे होती हैं या एक साल के अंतर्गत जो भी खर्चे होते हैं जिससे व्यवसाय का संचालन किया जाता है, वो सारे खर्च को पूरा करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन दिया है कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन के गुणवत्ता पहलू पर निम्न में से किसका अधिक होता है महत्व? ग्रॉस वर्किंग का, क्विक वर्किंग कैपिटल का, नेट वर्किंग कैपिटल का, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होता है उसमें ये एक संकीर्ण विचारधारा है, या कह सकते हैं कि ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या करते थे हम लोग, सभी जो आपके एसेट्स होते थे या लायबिलिटीज होते थे उसमें हम लोग एसेट्स को लेके चलते थे, तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाता था। इसीलिए हमने बताया भी था एक बार आपको कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को ही क्या कहा जाता है? नॉर्मली करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के मतलब ही होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जब हम लोग उस करंट एसेट्स में क्या घटा देते हैं? करंट लायबिलिटी घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट वर्किंग कैपिटल। तो यही नेट वर्किंग कैपिटल पूंजी प्रबंधन के गुणवत्ता पहलू पर सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा नेट वर्किंग कैपिटल, और जिसे हम लोग निकालते कैसे हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, तो केवल आप क्या कहेंगे? करंट एसेट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में औद्योगिक संबंधों के साथ निम्नलिखित में से कौन घनिष्ठ रूप से संबंधित था? बी कुरियन, गाडगिल, वीवी गिरी, विनोबा भावे। तो आप सभी को पता है कि जो हम लोग के क्या थे, वीवी गिरी आपके क्या रह चुके हैं? आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। वही उनका जो घनिष्ठ रूप से औद्योगिक संबंध में था, उनसे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से था। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि सीमांत लागत निर्धारण टेक्निक किसके लिए उपयोगी होती है? मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक यूजफुल किस चीज़ के लिए? मेक और बाई डिसीजन यानी कि खरीदने और बेचने के लिए, और प्रॉफिट प्लानिंग यानी कि आपका लाभ के नियोजन के लिए, फिर शट डाउन डिसीजन या किसी चीज़ को बंद करने के लिए, या ऑल ऑफ अबव। तो जो आपका लागत निर्धारण टेक्निक है, ये आपका सभी चीज़ों में क्या होता है? लाभप्रद होता है, उपयोगी होता है। अगर किसी वस्तु का आपको क्या निकालना है कि उस वस्तु को खरीदा जाए या नहीं तो बेचा जाए, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? लागत निर्धारण तकनीक का उपयोग करते हैं, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट का। फिर हम लोग अगर कोई प्रॉफिट प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में देखते हैं, या अगर हमें किसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है या उसका प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना, उसके लिए भी हम लोग क्या देखते हैं? मार्जिनल कॉस्ट को ही देखते हैं। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हर जगह वो आपका एप्लीकेबल होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डील्स विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टिमेट, प्रेडिक्शन एंड डिसीजन। तो दिया हुआ है कि अनुमान, भविष्यवाणी और एवं निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित तो कौन सा विकल्प संबंध रखता है? तो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव, फिर है इन्फेंशियल, फिर है प्रोबेबिलिटी, नॉन ऑफ अबव। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि स्टैटिक्स को हम लोग दो मुख्य भागों में बांट के चलते हैं। अगर स्टैटिक्स को हम लोग समझते हैं तो दो मुख्य रूप से समझते हैं। पहला एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, या जिसे हम लोग वर्णनात्मक सांख्यिकी बोलते हैं, और एक होता है आपका जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी बोलते हैं, या इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स भी कहते हैं। सॉरी, प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स भी कहते हैं। तो पहला जो है आपका डिस्क्रिप्टिव है और दूसरा आपका क्या है? इन्फ्रेंशियल। इसे हम लोग वर्णात्मक सांख्यिकी बोलते हैं, और इसे हम लोग
गुणात्मक सांख्यिकी भी बोलते हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग विश्लेषणात्मक सांख्यिकी जिसे हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स भी बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या किया जाता है ये समझ लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में हम लोग केवल चीज़ों को या डाटा को हम लोग केवल कलेक्ट करते हैं और उसको मैच्योर फॉर्म में ले आते हैं। डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसका टेबुलेशन करते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो रॉ डाटा होता है उसको हम लोग फिनिश गुड्स या फिनिश डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना ही काम क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का होता है। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कोई सर्वे किए, उस सर्वे से हम लोग डाटा कलेक्ट किए, उसका वर्गीकरण किए, टेबुलेशन किए, सब कुछ करने के बाद उससे हम लोग क्या निकाले, मीन निकाल लिए या मीडियन निकाल लिए। तो ये काम क्या है, एवरेज निकाल लेना किसी भी तरीके से, ये केवल क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आता है। जब हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स की बात करते हैं या विश्लेषणात्मक स्टैटिक्स की, तो वहाँ पे हम लोग उस मीन या मीडियन का क्या करते हैं, अब यूज करते हैं और उसके आधार पे हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं या क्या कहते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं या किसी चीज़ के लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि इस साल अगर एवरेज इतना हुआ है तो अगले साल हम लोग कितना एवरेज प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीन निकालना डिस्क्रिप्टिव हो गया और किसी चीज़ पर डिसीजन लेना, उसी मीन से किसी भविष्य के लिए डिसीजन लेना, तो ये कैसी स्टैटिक्स हो जाती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होती है। तो हम लोग स्टैटिक में जो भी कुछ करते हैं वो अनुमान से या आंख मूंद के नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स किस में आ जाती है, आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में आ जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, बी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू अबाउट द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को पता होगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग जब आपका मैनेजमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें हम लोग बताएंगे। देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये समझ लीजिए कि जहाँ पे क्या होती है, कुछ इस तरीके से क्या बनती है, मैट्रिक्स बन जाती है। मैट्रिक्स का मतलब यही होता है। तो इधर इसमें होता क्या है कि ये क्या होता है, आपका मेन हेड ऑफिस होती है या मेन विभाग होता है, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है। ये मेन डिपार्टमेंट होते हैं कुछ और ये फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन होती है वो तुरंत दोनों तरफ से डिसीजन होती है और दोनों तरफ से क्या होता है, वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक मैट्रिक्स का फॉर्म बन जाता है। तो इसमें क्या सत्य नहीं है यही हमको समझना है यहाँ पे। तो दिया है इट इज रिलेटिव परमानेंट या रिलेटिवली परमानेंट या हमेशा के लिए होता है, तो ये सही है। फिर दिया है इट प्रोजेक्ट मर्जर अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड रीजनेबली, तो ये भी सही है कि ये हर प्रोजेक्ट क्या होता है, एक अथॉरिटी से क्या होता है, यानी कि उसी के अधीन में रहता है। फिर है कि दिस इज अ स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो ये आपका गलत आंसर है, यहाँ पे गलत ही चुनना था। क्योंकि मैट्रिक्स में होता क्या है कि ये मैट्रिक्स बन जाने के कारण इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही तेज होती है, वो सीधे डिपार्टमेंट से क्या हो जाती है, आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही तेज़ गति से चलती है। तो इस तरीके से ये इसका रॉन्ग होगा। और फिर दिया है लास्ट ऑप्शन कि इट प्रोजेक्ट हेड्स हैव टू शेयर रिसोर्स विद फंक्शनल हेड्स, तो वही चीज़ हमने बताया कि जो प्रोजेक्ट के हेड होते हैं वो अपने रिसोर्स को फंक्शनल हेड को भी क्या करते हैं, साथ में लेके चलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का जो गलत है वो आपका सी है और इसी तरह राइट आंसर भी आपका क्या होगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है टेलर डिफरेंशियल प्राइस वर्क प्लान प्रोवाइड डेट, जो टेलर की विभेदित उजरती कार्य योजना पद्धति थी वो किससे रिलेटेड है, इसी चीज़ को हमको यहाँ पे बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि टेलर महोदय ने आपका क्या दिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया था और उसी में उन्होंने 1800 क्या कहते हैं आपका 96 में उन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया था और उसी में उन्होंने क्या किया था, मजदूरी भुगतान पद्धति का भी क्या किया था, आर्टिकल छापा था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि श्रमिकों को 2 भागों में बांट देना चाहिए, एक कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक। और जो कुशल यानी कि जो श्रमिक क्या करते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड तक पूरा करते हैं, उनको क्या किया जाता है,
आपका कुशल निष्पादन किया जाता है, यानी कुशल भुगतान किया जाता है, और जो अकुशल होते हैं उनको स्टैंडर्ड से या प्रमापों के आधार से कम क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ जो क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑल लेबर शुड बी असाइंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क। फिर दिया है कि ऑल लेबर्स शुड बी पुट इन डिफरेंट टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के आधार पर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वर्किंग के आधार पर होता है कि जो ज़्यादा वर्क करेगा उसको अच्छा पेमेंट या कुशल श्रमिक के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर सी है कि दोज हु प्रोड्यूस अबव स्टैंडर्ड शुड रिसीव हायर वेजेस देन दोज प्रोवाइडिंग बिलो स्टैंडर्ड। तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा गया था, केवल श्रमिकों को बांटा गया था कि जो कुशल होंगे उनको कुशल श्रेणी में रखा जाएगा और जो अकुशल होंगे उनको अकुशल श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट है आपका पेमेंट शुड बी द सेम ऑन अ फिक्स स्टैंडर्ड। तो ये तो गलत ही है, ये भी आपका गलत है, और टाइम पीरियड के आधार से होता नहीं था क्योंकि वो वर्क के आधार पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑल लेबर शुड बी असाइंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क। तो वर्क के आधार पर यहाँ पे वेतन मजदूरी का भुगतान किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दिया है निम्नलिखित में कौन सी प्रशिक्षण पद्धति भर्ती किए गए 9 कर्मचारियों को विभिन्न व्यावसायिक कार्य प्रभाग व विभागों से रूबरू कराती है। तो पहला ऑप्शन दिया है ओरिएंटेशन, फिर है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, फिर है ट्रांजिशन एनालिसिस, फिर रोल प्लेइंग। तो आप सभी को पता है कि जब कोई कर्मचारी नए संस्था में जाता है तो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले ओरिएंटेट कराया जाता है, या कह सकते हैं विमुखीकरण। वो उनको सभी लोगों से क्या है, परिचय कराया जाता है कि कौन लोग क्या काम करते हैं, कौन लोग आपके मदद करेंगे और कौन लोग आपके कार्य में सहभागी होंगे। तो उन सभी से क्या किया जाता है, आपका ओरिएंटेशन किया जाता है, परिचय कराया जाता है। सबसे पहले अगर आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या किया जाता है, परिचय किया जाता है। तो उसी तरह जब कोई नया कर्मचारी आता है ऑफिस में या व्यावसायिक प्रभाग में, तो उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, लोगों से रूबरू कराया जाता है जो आपके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या है, ए ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया है, सूची दी हुई है, इसको मिलाना है। तो दिया सूची 1 में लेखक का नाम और सूची 2 में सिद्धांत है, उनको मिलाना है। तो यहाँ पे पहला दिया है हर्जबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, आप लोग को पता होना चाहिए। हर्जबर्ग ने क्या दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी। तो इसका ये हो जाएगा डी। 2 फैक्टर थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था कि हर चीज़ क्या होती है आपकी, एक आपका हाइजीन होती है, एक क्या होती है, नॉर्मल होती है, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें आपको व्यवसाय में अवश्य रूप से मिलनी ही चाहिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलता नहीं है, पर क्या होती हैं, कुछ चीज़ें आपके मोटिवेशन के लिए होती हैं। तो जो मैस्लो के 5 सिद्धांत अभी हमने बताया था, उसमें से जो आपके 3 सिद्धांत थे वो आपके क्या थे, वो आपके पहले फैक्टर में रखे जाते हैं, जिससे आपको कोई मोटिवेशन तो नहीं मिलता, पर अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो आप काम भी करने के लिए नहीं होंगे या काम करेंगे नहीं। पर जो 2 फैक्टर मैस्लो के बचे थे चौथे 5वें शुरू यानी कि टॉप पे, तो उनको हम लोग क्या कहते थे, यहाँ पे हाइजीन फैक्टर में रखते थे, जिसको हम लोग जिससे आपको मोटिवेशन मिलता था। तो हर्जबर्ग ने यही थ्योरी दी थी। तो इस तरीके से ये होगा 2 फैक्टर थ्योरी। फिर मैकग्रेगर ने क्या दिया था, ये आपका मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया था, जिसमें थ्योरी एक्स यानी एक्स में उन लोगों को रखा जाता था जो क्या होते हैं, जो काम करने में ढीठ होते हैं, या कह सकते हैं काम करने के लिए अपने आप से काम नहीं करते थे, तो उनके लिए वो थ्योरी एक्स बनाए थे। और थ्योरी वाई वो थे जो क्या थे, पॉजिटिव थे और अपने से काम करने के लिए मोटिवेट रहते थे, तो उन्हें वाई श्रेणी में रखा गया था। तो मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की थ्योरी दी थी। फिर एल्डफर ने आपका, अभी हमने बताया था कि एल्डफर ने क्या बताया था, आपका एल्डफर ने अभी हमने बताया था कि ERG थ्योरी, एल्डफर यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा गया है इनका, अभी हमने बताया था। तो एल्डफर ने ERG थ्योरी बताई थी, जिसमें आपने इसेंशियल नीड, फिर आपका रिलेशन नीड्स, फिर आपका ग्रोथ नीड्स, 3 चीज़ों को उन्होंने बताया था। फिर डेविड मैकलेन ने 3 नीड थ्योरी दी थी। तो इस तरीके से आपका फिर से मिलान कर लेते हैं। पहले का आपका डी है,
फिर दूसरे का C है, फिर तीसरे का आपका A है, फिर चौथे का B। तो इस तरीके से A B, ए पहले का D, तो ये और ये है, फिर C, फिर तीसरे का A। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर्स D होंगे 9th का। एक बार फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर D होगा। पहले का आपका D है, दूसरे का C है, तीसरे का A है और चौथे का B है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये मोटिवेशंस में जब हम लोग HRM की चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको अब हम बाकायदे से समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत जो कहता है कि पूंजी गहन देश को श्रम ग्रहण वस्तुओं का निर्यात एवं पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल थ्योरी में ये इंटरनेशनल ट्रेड से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अभी हम चीज़ें पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किए, पर आपको क्वेश्चंस हम पूरे सिलेबस में से कुछ इम्पोर्टेंट लेके आते हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सब पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर 2-3 बार देखा करिए और समझा करिए। क्वेश्चंस आपको ज़रूरी है कि हो सकता है शायद फंसने के भी चांसेस रहेंगे, और ये बहुत ही जैसे कि पेट्स क्वेश्चन होते हैं वे क्वेश्चन हम लेके आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत जो कहता है पूंजी गहन देश को श्रम गहन का निर्यात करना चाहिए। निर्यात माने क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, आशा करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपने देश से किसी बाहर के देश को क्या करते हैं, माल भेजते हैं, उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब हम किसी बाहर के देश से अपने देश में माल लाते हैं तो उसे हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पूंजी गहन देश जो है, पूंजी गहन देश का मतलब यह है कि जो देश पूंजी से क्या हो, समृद्ध हो। जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या है, पूंजी गहन देश है। उनको क्या करना चाहिए, श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, यानी कि वो श्रम गहन चीज़ों का क्या करे, दूसरे देशों में निर्यात करना चाहिए एवं पूंजीगत वस्तुओं का आयात, और जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उसको क्या करना चाहिए, आयात करना चाहिए। तो ये थ्योरी किसने दी थी, या इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं लियोनतीफ पैराडॉक्स थ्योरी बोलते हैं। बट जो इसकी मेन थ्योरी थी वो ये थी कि जो पूंजी गहन देश होते हैं वो पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करते हैं, और जो श्रम गहन होते हैं वो श्रम गहन देश चीज़ों का निर्यात करते हैं और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करते हैं। तो ये चीज़ क्या था, ये था आपका हैक्सल ओरियन की थ्योरी है, इसको पढ़िएगा। तो उसमें कहा गया था जैसे कि भारत है, भारत क्या है, श्रम गहन देश है, तो वो क्या होगा, श्रम से रिलेटेड चीज़ों को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी या पूंजी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो यही थ्योरी उन्होंने किसने दिया था, हैक्सल ओरियन ने दिया था। बट लियोनतीफ एक महोदय थे, उन्होंने इसको क्या किया, विरोधाभास बताया। और अमेरिका में क्या हुआ था कि आपका 1950 के आसपास, कंफर्म नहीं है, इसी सन के आसपास आपका अमेरिका में क्या हुआ कि जो अमेरिका पूंजी गहन देश है वो क्या करता था, श्रम गहन देश वस्तुओं का निर्यात करता था और पूंजीगत वस्तुओं क्या करता था, आयात अपने देश में करता था। तो इसी को हम लोग लियोनतीफ पैराडॉक्स थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन ही केवल देखा है। वीडियो को बहुत ही हम लोग डिटेल में लेके चलते हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग कम क्वेश्चन लेके ले आ रहे हैं अब, और सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंस लेके आते हैं। तो ज़रूर वीडियो को देखा करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए अगर अच्छा लगे। और अगर कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।